नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय हिंदी अभ्यास हेतु प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो अभ्यास हेतु जो प्रश्न पत्र है उसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1375 से 1700 तक। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है तो अवधि। तीसरा प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव है तो क्रोध। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा। अगला प्रश्न है, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा तो चिकित्सा का आलय। अगला प्रश्न है, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे मैया के आंचल में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ तो भानपुरा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं अलंकार। रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम की परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की। आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन करता है स्वयं का। यथाशक्ति में समास होता है अव्ययी भाव समास। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते बाबूजी। हिरोशिमा में है तो हिरोशिमा जापान में है। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। पहली है आत्मकथ्य, तो आत्मकथ्य की सही जोड़ी होगी जयशंकर प्रसाद। दूसरा है पृथ्वीराज रासो, इसकी सही जोड़ी होगी महाकाव्य। एक कहानी यह भी, इसकी सही जोड़ी होगी मन्नू भंडारी। इस पर करे तुम पास हो जाओ, इसकी सही जोड़ी होगी इच्छावाचक। 9 2 11 होना, इसकी सही जोड़ी होगी भाग जाना। माता का अंचल, इसकी सही जोड़ी होगी शिव पूजन सहाय। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था तो भगवान शंकर का धनुष श्री राम ने तोड़ा था। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं तो वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं तो चौपाई में कुल 64 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी तो नेताजी की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। अगला प्रश्न है, उपासना करने वाला क्या कहलाता है तो उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल माना जाता है। सत्य सत्य लिखिए। राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए तो सत्य। खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है असत्य। खंड काव्य प्रबंध काव्य का भेद है। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है सत्य। गंतोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है सत्य। सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है सत्य। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे सत्य। तो प्यारे दोस्तों, हमने 1 नंबर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे। अब हम 2 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे जो कि 12 प्रश्न आते हैं, सभी अथवा में होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2 नंबर वाले प्रश्नों में छठा प्रश्न है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। छायावाद की 2 विशेषताएं। व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। दूसरी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। अथवा वाला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। पहली विशेषता, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। दूसरी विशेषता है बुद्धिवाद की प्रधानता। इस युग के कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है। इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आ गई है। प्रश्न क्रमांक 7 है, जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं एवं भाव पक्ष कला पक्ष लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद
की दो रचनाएं आंसू, लहर, झरना। भाव पक्ष प्रेम और सौंदर्य जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख विषय है। इनका काव्य छायावाद की समस्त विशेषताओं से परिपूरित है। कला पक्ष प्रसाद जी की भाषा व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली होने के साथ साथ सरल एवं सुगम है। विषय और भाव के अनुकूल विविध शैलियों को इन्होंने अपनाया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग आपके काव्य में हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा है गोस्वामी तुलसीदास जी की दो रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो तुलसीदास जी की दो रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली। भाव पक्ष तुलसीदास जी श्री राम के प्रमुख भक्त थे। इनके काव्य में भक्ति की प्रधानता है। इन्होंने सभी रसों का प्रयोग किया है किंतु प्रमुख रस शांत है। कला पक्ष इन्होंने ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग काव्य में किया है। प्रबंध और मुक्तक काव्य का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। अलंकारों का स्वाभाविक दर्शनीय है। चौपाई, दोहा, कवित, पद, सवैया छंदों का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। इनका प्रमुख छंद चौपाई है। प्रश्न क्रमांक 8 है कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। तो फागुन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही होती हैं। चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से सबको मुग्ध कर देते हैं। इसलिए कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं। पहली, वीर योद्धा धैर्यवान होता है और शांत स्वभाव के होते हैं। दूसरी, वीर योद्धा किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं। तीसरी, वीर योद्धा युद्ध में वीरता दिखाते हैं, वीरता का बखान नहीं करते हैं। 9वां प्रश्न है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। अगला प्रश्न है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज्बा है, इसलिए देश का भविष्य सुरक्षित है। 10वां प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे, साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार नदियों के पानी का जादू, मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम और मिट्टी, धूप, हवा का मिला जुला रूप फसल है। इन सबके साथ किसानों और मजदूरों का परिश्रम भी सम्मिलित है। प्रश्न क्रमांक 11 है कोई दो उपन्यासों के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो दो उपन्यास गोदान जिसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं, कंकाल जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अथवा वाला प्रश्न है किन्हीं दो कहानीकारों के नाम एवं उनकी दो दो कहानियों के नाम लिखिए। तो पहले कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, परीक्षा, दो बेलों की कथा, उनकी कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद, पुरस्कार, छाया, इनकी कहानियाँ हैं। 12वां प्रश्न है रामवृक्ष बेनीपुरी की दो रचनाएं एवं भाषा शैली लिखिए। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की दो रचनाएं चिता के फूल, लाल तारा, माटी की मूर्तें। भाषा इन्होंने शुद्ध सरल साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी को अपनाया है। इन्होंने भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। शैली
इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इनको कलम का जादूगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी की दो रचनाएं एवं भाषा शैली लिखिए। तो मन्नू भंडारी की दो रचनाएं, आपका बंटी, महाभोज, त्रिशंकु, यही सच है, मैं हार गई, ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली, भाषा, तो मन्नू भंडारी की भाषा शुद्ध, सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली हिंदी है। इन्होंने अपनी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है। शैली, इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। प्रश्न क्रमांक 13 है, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो बाल गोविंद भगत की कबीर में श्रद्धा थी, वह विभिन्न रूपों में पाठ में प्रकट हुई है। पहला, बाल गोविंद भगत कबीर के समान ही खेतीबाड़ी करते थे तथा गृहस्थ की तरह रहते थे, किंतु माया मोह से मुक्त साधु की तरह जीवन बिताते थे। दूसरी, वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के पदों को गाते थे। तीसरी, कबीर के समान ही वे सामाजिक रूढ़ियों में विश्वास नहीं रखते थे। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद भगत ने पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भेजने का निर्णय किया, किंतु पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह कहती थी, बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, आपकी देखभाल करने वाला कौन होगा, बीमार होने पर पानी देने वाला कौन होगा, इसलिए पुत्र वधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। 14वां प्रश्न है, कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों। जनता में चेतना एवं उत्साह जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए ना कहकर गरजने के लिए कहा है। गर्जना शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि वे अत्यंत भाग्यहीन अर्थात अभागे हैं, क्योंकि रूप, सौंदर्य और प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे प्रेम से अछूते रहे हैं, उन्हें प्रेम का सुखद आनंद नहीं मिल सका है। प्रश्न क्रमांक 15 है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। बालक भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में सिसक रहा था, तभी उसे अपने मित्र दिखाई देते हैं। बालक भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेलने कूदने लग जाता है और सिसकना भूल जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा का उत्तर है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता तब महसूस किया जब वह जापान जाकर हिरोशिमा गया। वहाँ अणु बमों द्वारा घायल रोगियों को उसने अस्पताल में देखा और सड़क पर एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया को देखकर उसने हिरोशिमा के विस्फोट को महसूस किया। लेखक ने महसूस किया कि विस्फोट के समय कोई इस पत्थर के पास खड़ा रहा होगा और रेडियम धर्मी किरणें वहाँ बंद हो गई होंगी, जिन्होंने पत्थर को झुलसा दिया होगा और व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन लोक की मर्यादा को पार करके किया जाता है,
तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। प्रश्न क्रमांक 17 है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, महाकाव्य में 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं, जबकि खंडकाव्य में 1 सर्ग होता है। दूसरा अंतर, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, जबकि खंडकाव्य का आकार छोटा होता है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, पहला अंतर हो जाएगा, जीवनी अन्य लेखक द्वारा लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। अब हम 3 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर वाले 3 प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, 19, 20, ये 3 प्रश्न 3 नंबर वाले आते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है अपना, अनुशासन का महत्व पर अनुच्छेद लिखिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व पर अनुच्छेद इस प्रकार है, काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा ततेव चा अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जीवन का मूल रीढ़ होता है। इस जीवन में जीवन का लक्ष्य का निर्धारण, उद्देश्यों की पूर्ति की नींव डाली जाती है। अतएव आवश्यक है सुनियोजित ढंग से विकास की पहली सीढ़ी है अनुशासन। जिस तरह मंजिल में चढ़ना बिना प्रथम सीढ़ी पर पांव जमाए असंभव है, ठीक उसी तरह बिना अनुशासन जीवन पथ पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती। अनुशासन दिनचर्या को व्यवस्थित करता है, जीवन मूल्यों की प्राप्ति कराता है तथा संस्कारों एवं संस्कृति की रक्षा का मार्ग प्रशस्त कराता है। समाज में विद्यार्थी बिना अनुशासित रहे अपना स्थान निश्चित कर ही नहीं सकता। उच्च मानदंडों की प्राप्ति जीवन सुख एवं जीवन की सार्थकता का आधार है अनुशासन। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लेखन लिखिए। संवाद का मतलब होता है बातचीत। यहाँ पर 2 मित्रों के बीच संवाद लेखन लिखना है परीक्षा को लेकर। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा का उत्तर इस प्रकार है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद। मोहन, अरे सोहन, परसों से वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। सोहन, हाँ दोस्त, सही है। मोहन, इस बार परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? सोहन, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार तो कर ली है, किंतु अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त कम अंकों का डर अभी भी सता रहा है। मोहन, यह बात तो बिल्कुल सही है। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारे बहुत ही कम नंबर आ पाए थे, बस पास ही हो पाए थे। सोहन, और तुम बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी है? अर्धवार्षिक परीक्षा में तो पूरे विद्यालय में तुम्हारे ही सबसे अधिक अंक थे। मोहन, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, यही कारण है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ तो अवश्य बताना, मुझे अत्यधिक खुशी होगी यदि तुम परीक्षा में अच्छा करो। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और या दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, या पद्यांश दे रखा है। उसके बाद में अथवा में, उदव तुम अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहित मन अनुरागी, पुरहीन पात रहत जल भीतर तारस देना दागी, जो डाल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चींटी जो पागी। तो प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा का उत्तर हम देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा का उत्तर है, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार सूरदास हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान बताते हुए उस पर व्यंग करती हैं। भावार्थ, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। तुम उनके प्रेम से इसी प्रकार अछूते हो
जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी में तो रहते हैं पर उन पर पानी का दाग भी नहीं लग पाता, तुम कृष्ण के प्रेम बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जिस प्रकार तेल की मटकी पानी में डूब जाने पर भी पानी से दूर रहती है। तुमने तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोया है, तुम्हारी दृष्टि प्रेम के आनंद में पगी ही नहीं है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हम तो भोली भाली अबला नारी हैं, इसलिए गुड़ से चिपक जाने वाली चींटियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं। विशेष भी हम लिख सकते हैं, प्रेम से अछूते उद्धव पर गोपियाँ व्यंग्यात्मक प्रहार कर रही हैं। ब्रजभाषा का प्रयोग है, अनुप्रास रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। प्रश्न क्रमांक 19 है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यह भी पद पाठ से लिया गया है, इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है अपना, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। तो इसका हमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर इस प्रकार है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है, इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। संदर्भ में हम पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखते हैं गद्यांश में। प्रसंग, इस गद्यांश में बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का चित्रांकन किया गया है। व्याख्या, बाल गोविंद भगत के स्वरूप का परिचय देते हुए लेखक कहते हैं कि वे ना तो बहुत लंबे थे और ना बहुत छोटे, मध्यम कद के व्यक्ति थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक रही होगी। उनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे। वे साधुओं की तरह लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और ना ही बालों की जटाएं बढ़ाते थे, फिर भी उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। वे कपड़े तो नाम मात्र के पहनते थे, कमर में एक लंगोटी होती थी और उनके सिर पर कबीरपंथियों की तरह एक कनपटी टोपी होती थी। सर्दी आने पर वे काले रंग का कंबल ओढ़ लेते थे। तो गद्यांश की व्याख्या हम अपने शब्दों में कर सकते हैं, अर्थ वही निकलना चाहिए। उसके बाद में विशेष लिखना होता है। तो इसमें बाल गोविंद भगत के कद, रंग, रूप, आयु आदि का अंकन किया गया है। विशेष हम लिख सकते हैं, इसमें बाल गोविंद भगत के कद, रंग, रूप, आयु आदि का अंकन किया गया है। वे कबीरपंथी थे। सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक शैली अपनाई गई है। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा वाला है। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। तो संदर्भ इस प्रकार होगी। प्रस्तुत गद्यांश नेताजी का चश्मा नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचनाकार स्वयं प्रकाश हैं। प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि इस गद्यांश में नेताजी की मूर्ति के बारे में बताया गया है, साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बताया गया है। व्याख्या में जो गद्यांश दे रखा है इसी को लिखना है आपको, लेकिन अपने शब्दों में। अब हम प्रश्न क्रमांक 21 देखेंगे। निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले अपठित गद्यांश दे रखा है। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश इस प्रकार है। देश प्रेम में आत्म विस्तार का भाव निहित है, जिस भाव के अंतर्गत व्यक्ति परिवार और समाज की परिधि से भी आगे अपने देश के प्रति अपना लगाव अनुभव करने लगता है, उस भाव को देश प्रेम के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सन्निहित होता है। जब तक व्यक्ति देश को अपना आराध्य नहीं बनाता, तब तक देश के प्रति समर्पण का भाव भी उसमें जागृत नहीं होता। तो अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ ना हो। अपठित गद्यांश को हल करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपठित गद्यांश के बाद में प्रश्न दिए होते हैं, उन प्रश्नों को हमें अपठित गद्यांश में से ही हल करना रहता है। तो 4 नंबर का प्रश्न आता है,
अपठित गद्यांश के बाद जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में शीर्षक, सारांश और उस अपठित गद्यांश में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अपठित गद्यांश में पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक के लिए महत्वपूर्ण बात है कि अपठित गद्यांश का शीर्षक गद्यांश की प्रथम पंक्ति में या अंतिम पंक्ति में दिया होता है। दूसरी बात, शीर्षक संक्षिप्त, एक शब्द, दो शब्द या तीन शब्द का होना चाहिए। शीर्षक आकर्षक एवं रोचक हो। तीसरी बात। चौथी बात, शीर्षक गद्यांश के केंद्रीय भाव को व्यक्त करने वाला हो। तो शीर्षक के लिए ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे आप शीर्षक आसानी से लिख सकते हैं। इस गद्यांश की हम प्रथम पंक्ति अगर देखते हैं तो देश प्रेम में आत्म विस्तार का भाव निहित है। उसके बाद में देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सन्निहित होता है। तो पहली ही पंक्ति में देश प्रेम में आत्म विस्तार का भाव निहित है। किसके बारे में बात हो रही है? देश प्रेम के बारे में। इसलिए इसका उचित शीर्षक होगा देश प्रेम। दूसरा प्रश्न है, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है? तो इसका उत्तर होगा जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। इसमें से नहीं हट जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश को जब हम लिखते हैं तो जो अपठित गद्यांश रहता है उसका 1/3 मतलब 1/3 लिखना रहता है। यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। इसका 1/3 आप इसी अपठित गद्यांश में से लिख सकते हैं। अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए सारांश लिख सकते हो। सारांश मतलब मुख्य अंश। जैसे इस अपठित गद्यांश का अगर हम सारांश लिखना चाहें तो सारांश होगा, देश प्रेम में आत्म विस्तार का भाव निहित है। देश प्रेम में देश की रक्षा और देश विकास को महत्व दिया जाना चाहिए। जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। उसके बाद अपठित काव्यांश दे रखा है। इसका अथवा जो है उसमें अपठित काव्यांश दे रखा है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। तो अपठित काव्यांश को हल करते समय भी हमें जो अपठित गद्यांश में जिन बातों का ध्यान रखना होता है उन्हीं बातों का ध्यान इसमें रखना होता है। लेकिन अपठित काव्यांश में काव्य का अंश होता है, कविता होती है। उस कविता के भाव को समझना जरूरी है, तभी हम उचित शीर्षक निकाल सकते हैं। जैसे इस अपठित काव्यांश का पहला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक होगा पथ की पहचान। दूसरा प्रश्न है, चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए? तो चलने के पूर्व बटोही को पथ की पहचान करना चाहिए। अगला है, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो जो अपठित काव्यांश दे रखा है इसका भावार्थ अर्थात इसका अर्थ, व्याख्या हमें इसमें लिखनी है। तो भावार्थ इस प्रकार होगा कि चलने के पूर्व
राहगीर, बटोही मतलब होता है राहगीर, को पथ की पहचान करना चाहिए। हमें किस रास्ते पर, किस मार्ग पर चलना है, इसकी जानकारी पुस्तकों में नहीं छपी है और ना ही हम किसी के मुख से इसके बारे में कि हमें किस रास्ते पर चलना है, किस मार्ग पर चलना है, नहीं जान सकते हैं। लेकिन फिर भी अनगिनत राही किसी न किसी रास्ते पर, किसी न किसी मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं है। लेकिन कुछ लोग अच्छे रास्ते पर चलकर, अच्छे मार्ग पर चलकर अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं, अर्थात अपनी निशानी छोड़ गए हैं महापुरुष। तो हम उनके मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन पथ की पहचान हमें ही करनी है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। प्रश्न क्रमांक 22 है, जो कि 4 नंबर का आता है, प्रार्थना पत्र और पत्र। तो पत्र और प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में यहाँ पर प्रश्न है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक दे रखी है, उसमें इसका उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा है, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण का महत्व, कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता, विज्ञान के चमत्कार, स्त्री शिक्षा का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, सभी निबंध आपको कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स की लिंक में दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा 10वीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।